جی, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बड़ी मादरत, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और आज जो है मैंने समझा है कि पाकिस्तान हिस्ट्रीज़ की जो वीडियोज़ हैं, उनकी जो है ना सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। तो इससे पहले पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म साहब, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो फादर ऑफ द नेशन हैं, और उनके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो दूसरे गवर्नर जनरल, उनकी वीडियोज़ जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो आज की वीडियो में जो है गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो हैं, जो पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। वो 19 अक्टूबर 1951 को गवर्नर जनरल बने और 5 अक्टूबर 1955 तक उनका जो टन्योर है, ये भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कमीशन के इम्तिहान में ये सवाल पूछे जाते हैं। और उस दौर में दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बने, जो 17 अक्टूबर 1951 से लेकर 17 अप्रैल 1953 तक रहे। चलें, इनके टन्योर में, इनके दौर हुकूमत में जो जो अहम काम हुए थे वो हम पढ़ते हैं, उनके बारे में इजमाली जायज़ा लेते हैं। तो पहला सवाल है, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद बंगाल के वज़ीर आज़म के ओहदे पर भी रहे थे। कब रहे थे? 1947 में। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद मशरक़ी बंगाल की मुस्लिम लीग के सरबराह मुकर्रर हुए 1947 में। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के इलेक्शन हुए 8 दिसंबर 1951 को। और तरीक़े ख़त्म नबूवत के बरक्स पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ लगा 6 मार्च 1953 को लाहौर में लगा। जी, नेक्स्ट सवाल है, पाकिस्तान के पहले मार्शल लॉ के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कौन हैं? जनरल आज़म खान। और तरीक़े ख़त्म नबूवत के वफ़ाल बनाने में मौलाना मौदूदी और मौलाना अब्दुल सितार नियाज़ी को सज़ाए मौत भी सुनाई गई थी। कब जी? मई 1953 में। कब जी? मई 1953 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ लाहौर में लगा था, वो 70 दिन के लगा था। और पहला मार्शल लॉ कब लगा था? 6 मार्च 1953 से 14 मई 1953 तक। तो ये है जी पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ। और लोग समझते हैं कि पहला मार्शल लॉ अयूब खान के दौर में था, जबकि ये मार्शल लॉ 1953 में 6 मार्च से लेकर 14 मई तक ये लगा था, 70 दिन का मार्शल लॉ। तो नेक्स्ट सवाल है, पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को की हुकूमत को गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने हुकूमत हिंद के दफ़ा 10 के तहत कब बरतरफ कर दिया? तो ये कर दिया जी 17 अप्रैल 1953 को। 17 अप्रैल 1953 को। नेक्स्ट सवाल, मोहम्मद अली बोगरा जो अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर था, पाकिस्तान का तीसरा वज़ीर आज़म बना, वो भी 17 अप्रैल 1953 को। ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, मोहम्मद अली बोगरा जो है वो वज़ीर आज़म रहा 11 अगस्त 1955 तक। और सिंध असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं जी मई 1953 में। देखें जी, अपनी तरफ से तो मैंने हतल विसा कोशिश की है कि आप तक बहुत ज़्यादा अहम सवाल जो हैं वो आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि कमीशन में यही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। तो 13वां सवाल है, बोगरा फार्मूला 17 अक्टूबर 1953 को पेश किया गया, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी कहते हैं। मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान से ये बोगरा फार्मूला क्या था? मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान से सरबराह मुमलिकत और सरबराह हुकूमत मुंतखब हो सकते हैं, उनमें के बजाय सुप्रीम कोर्ट को इस्लामी तलीमात के मुताबिक फैसले का इख्तियार दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ऑफ द टैलेंट्स। तो ये 1954 से 1955 तक रही, और इसमें पहले 10 मेंबरान थे, लेकिन बाद में 5 शामिल हुए, तो ये कुल हो गए 15 मेंबरान। मशरक़ी पाकिस्तान में इंतखाबात कब हुए? 8 से 12 मार्च 1954 को, यानी 4 दिन में ये इंतखाबात हुए, जिसमें यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से बंगाल के वज़ीर आला कौन मुंतखब हुए? ए के फजलुल हक, जो जिनका ताल्लुक था कृषक प्राजा पार्टी से। और करारदाद पाकिस्तान की जो पेश की थी, ये भी ए के फजलुल हक ने की थी, जिनको कहते हैं शेर बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अली बोगरा ने फौज के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अय्यूब खान को वज़ीर दफ़ा मुकर्रर किया, 1954 में मुकर्रर किया। हाँ जी, ये भी पूछा जाता है कि कमांडर इन चीफ से पहले अय्यूब खान क्या थे? पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, यानी डिफेंस मिनिस्टर। अच्छा, ये सवाल जो है बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आप अपने खुद भी इन वीडियोस को सुनकर अपने खुद भी सवाल जो है नोट कर सकते हैं, या इनके स्क्रीन शॉट लेकर आप अपने
خود بھی نوٹس بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی محنت اور ارگریزی سے میں نے پاکستان ہسٹری کا مطالعہ کر کے آپ کے لیے بنائے ہیں، خصوصاً PPSC اور FPSC کا جو 1 پیپر ہے اس کے لیے بہت اہم ہے۔ تو یہ سیٹو SEATO ساؤتھ ایسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن، ٹھیک ہے جی، ساؤتھ ایسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن۔ تو اس کو منیلا پیکٹ بھی کہتے ہیں۔ 1954 میں یہ اس کا قیام ہوا۔ 8 ستمبر 1954 کو فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں 8 ممالک نے دستخط کیے۔ پاکستان اس معاہدے سے 1973 میں نکل گیا۔ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کب ختم ہوئی؟ 1954 میں ختم ہوئی، گورنر جنرل ملک غلام محمد نے ختم کی۔ اور اس کے بعد بغداد پیکٹ جو ہے فروری 1955 میں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ 24 فروری 1955 کو برطانیہ کی ماں پر ترکی اور عراق نے بغداد میں ایک معاہدے پر دستخط کی۔ اس کا مقصد دونوں ممالک کو کمیونسٹ کی بڑھتی ہوئی جو ہے کمیونزم کی جو طریق ہے اس کی بڑھتی ہوئی کیا ہے جی توسیع بندی سے روکنا تھا۔ 15 اپریل 1955 کو پاکستان اور 3 نومبر 1955 کو ایران بھی اس معاہدے میں شامل ہو گیا۔ 1959 کو عراق اس معاہدے سے رد ہو گیا اور پھر اس معاہدے کا نام سینٹو رکھا گیا۔ سینٹرل اور ٹی مین ٹریٹی آرگنائزیشن، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ 1972 میں پاکستان نے اس کے نکلنے کا اعلان کیا اور یوں یہ تنظیم 1979 میں ختم ہوئی۔ اچھا جی، تو پھر جو ہے 1979 میں یہ تنظیم ختم ہوگی۔ پاکستان کی دوسری آئین ساز اسمبلی 28 مئی 1955 کو بنی۔ پاکستان کی دوسری آئین ساز اسمبلی کا خاتمہ ہوا 1958 کے مارشل لاء کی وجہ جو جنرل ایوب خان نے لگایا تھا۔ اور نیکسٹ سوال ہے، دوسری آئین ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس کب ہوا؟ 7 مئی 1955 کو مری میں ہوا، اور اس میں پہلے اپوزیشن پارٹی جو ہے جناح عوامی لیگ تھی، عبدالحمید خان باشانی نے اس کو بنایا تھا، اور پہلے لیڈر آف اپوزیشن حسین شہید سہروردی ہیں۔ اس کے بعد آج کی ویڈیو کا جو آخری سوال ہے، کیلسن تھیوری آف نیسیسٹی 1954 کو یہ تھی مولوی تمیز الدین کے خلاف تھی۔ مولوی تمیز الدین خان فرسٹ ڈپٹی اسپیکر آف دی پاکستان ہیں، انہوں نے گورنمنٹ پر جو ہے نا کیس کیا، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ججوں نے اس کیس کو رد کر دیا، اور پھر یہ کیلسن تھیوری آف نیسیسٹی یعنی کہ ضرورت کے بعد جو ہے اس کو جو ہے نا خارج کر دیا، اور یہ کیلسن تھیوری آف نیسیسٹی 1954 میں مولوی تمیز الدین کے خلاف پیش کی گئی۔ ٹھیک ہے جی، تو گورنر جنرل غلام محمد صاحب کا جو ٹینیور ہے اس کے دور میں اہم جو چیزیں واقعہ ان کے بارے میں بتا دیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو گورنر جنرل میجر جنرل سکندر مرزا کے بارے میں اہم جو ہے نا معلومات دوں گا اور اہم سوال کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔